हेलो फ्रेंड्स, चलिए संविधान की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक दीजिए आज का संविधान निर्माण संबंधित घटनाक्रम। क्या घटना घटित हुई थी और किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ है उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, संविधान का निर्माण बहुत लंबे संघर्ष के बाद निर्मित हुई है। जिस तरह से यहाँ ब्रिटिश शासन की, उसके बाद विक्टोरिया जी का घोषणा पत्र आता है। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन किया जा रहा था, उनके द्वारा जो भी रेगुलेटिंग एक्ट लाए जा रहे थे वे सभी स्वयं के हित में होते थे। 1857 की क्रांति जब होती है, जिसे सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को छीन लिया जाता है और शासन सीधा 1858 से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ जाता है। इसके पहले आपका ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में शासन संचालित करती थी। जो भी नियम कानून अधिकार हैं उनके द्वारा ही सब किए जाते थे। जैसे ही ब्रिटिश शासन प्रारंभ हुआ हमारे भारत में, तो प्रारंभिक दौर में वे भी हमें केवल एक छोटा सा कोई सा भी पद देते थे। फिर आगे से भारत सचिव का पद सृजित हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, जिसमें काफी हमें प्रावधान दिए गए और हमें शामिल भी किए गए। इस तरह से धीरे धीरे भारत के लिए एक संविधान निर्माण की बात होने लगी। एक तरफ आपका भारत छोड़ो आंदोलन भी चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। उस दौरान भारत को आजाद करने के साथ ही साथ अंग्रेज हम संविधान निर्माण करेंगे इसकी बात भी करते थे। इसी समय क्रिप्स मिशन आता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध होते रहता है तो क्रिप्स मिशन आता है आपका, जिसका मुस्लिम लीग द्वारा विरोध किया जाता है। फिर आगे आप देखेंगे शिमला समझौता होता है। यह सभी आपके भारतीय इतिहास के टॉपिक हैं। एक पृष्ठभूमि देखिए कि किस तरह से संविधान का निर्माण होते जा रहा है। अंततः आपको कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, जहां बात की जाती है भारत के लिए संविधान निर्माण की। जो भारत के लिए संविधान निर्माण की बात की जा रही थी, उसके लिए एक सभा गठित की गई थी। उसे ही भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के नाम से जानते हैं। यही आपका संविधान निर्मात्री सभा है, जो संविधान निर्माण के लिए एक सभा आयोजित की गई थी। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान निर्माण संबंधित घटनाक्रम के बारे में। अभी जो देखे बहुत एक पृष्ठभूमि था, किस तरह से ब्रिटिश पहले ईस्ट इंडिया शासन किए, फिर ब्रिटिश शासन आया, फिर भारत में राष्ट्रीय आंदोलन होने लगे। धीरे धीरे से हमें स्वतंत्रता भी मिली और भारत के लिए एक अलग संविधान का भी निर्माण हुआ। ये आपका 1773 से लेकर 1950 का जो संवैधानिक घटनाक्रम है, ये आपका मेंस का टॉपिक है। जब मेंस का भी अध्ययन करेंगे तो उसके बारे में अच्छे से डिटेल करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए संविधान निर्मात्री सभा के लिए देखिए संविधान सभा का गठन हुआ है कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। संविधान सभा का गठन हुआ है कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। जब प्रथम बैठक आयोजित हुआ था, जब प्रथम सभा आयोजित हुआ था, उस समय 389 सदस्य थे। मान लीजिए विकल्प में 389 नहीं है तो आप 385 को आंसर लेंगे। ऐसा आयोग द्वारा और पीएससी द्वारा लिया जा चुका है, ठीक है। तो जब संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, उस समय 389 सदस्य थे। इनमें से प्रत्येक सदस्य, एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का मनोनयन किया गया था। कौन से पद्धति से?
तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा क्या होता है, ये हम भारत का जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे कि 10 लाख जनसंख्या में एक सदस्य का मनोनयन किया गया था। जब संविधान निर्माण गठित की जा रही थी उस समय प्रथम बैठक में 389 सदस्य शामिल थे, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ से 6 सदस्य थे। जो 389 सदस्य में कुछ ब्रिटिश प्रांत से थे, कुछ रियासत से थे। तो छत्तीसगढ़ से कौन कौन 6 सदस्य थे, तो 2 भागों में विभाजित कर लीजिए। एक तरफ लिखिए प्रांत से और दूसरे साइड लिखिए रियासत से। तो प्रांत आपका 3, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। वहीं आपका रियासत देखेंगे तो रायगढ़ है, सरगुजा और कांकेर। ये उस समय के 3 रियासत थे जो संविधान निर्मात्री सभा में भाग लिए थे। रायपुर से कौन थे, तो रायपुर से थे पंडित रविशंकर शुक्ला। इसका हम आगे भी अध्ययन करेंगे। बिलासपुर से थे बैरिस्टर छेदीलाल, जबकि दुर्ग से थे घनश्याम सिंह गुप्ता। रियासत से देखेंगे कि 3 देशी जो रियासत थे जो संविधान निर्मात्री सभा में भाग लिए थे, उनमें से कौन सदस्य थे, तो आपका रायगढ़ से थे मोहन त्रिपाठी, जबकि सरगुजा से थे रघुराज सिंह और कांकेर से थे राम प्रसाद कोटाई। एक बार देखिए, भारत का संविधान निर्माण कैबिनेट मिशन 1946 के तहत 389 सदस्य 389 सदस्य प्रथम जो सभा गठित हुई थी, जो प्रथम सभा बैठक हुआ था, एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर मनोनयन करके चुने गए थे। जो 389 सदस्य थे उसमें से 6 सदस्य हमारे छत्तीसगढ़ से थे, एक प्रांत से 3 लोग थे और दूसरे रियासत से 3 लोग थे। इस तरह से 6 सदस्य हमारे छत्तीसगढ़ से संविधान निर्मात्री सभा में भाग लिए थे। आइए देखते हैं संविधान सभा की बैठक कब कब हुई, क्या कैसे निर्णय लिया गया और किसे अपनाया गया, उसके बारे में देखते हैं। तो एक भाग में लिखिए तिथि के बारे में, दूसरे भाग में लिखेंगे आप घटनाक्रम। पहले तिथि लिखिए, उसके बाद घटनाक्रम लिखिए और आइए देखते हैं कि कौन कौन सी तिथि को क्या घटित घटना हुई है और संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ है। यहां से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। चलिए, सबसे पहला आपका जो तिथि है वह है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित हुई थी। प्रथम बैठक हुआ था कब, 9 दिसंबर 1946 को, जहां पर 389 सदस्यों में से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। यह कब की बात है, 9 दिसंबर 1946 की बात है, जहां अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। कितने सदस्य थे, 2-3 बार देख लिए कि 389 सदस्य थे। अगर विकल्प में 389 नहीं हो तो आप 385 भी ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा आयोग द्वारा लिया जा चुका है। सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनते हैं। फिर आकस्मिक इनकी मृत्यु हो जाती है 10 दिसंबर को। पुनः दूसरा बैठक आयोजित होता है संविधान सभा का, द्वितीय बैठक आयोजित होती है। जस्ट 10 को उनकी मृत्यु होती है और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पुनः द्वितीय बैठक आयोजित होती है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है राजेंद्र प्रसाद को। दोनों अलग अलग है, पहला अस्थायी अध्यक्ष है, दूसरा स्थायी अध्यक्ष है। पर्टिकुलर प्रश्न में स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो आप राजेंद्र प्रसाद लेंगे। प्रथम अध्यक्ष ही केवल प्रश्न में दिया हो और प्रथम अध्यक्ष में अगर सच्चिदानंद सिन्हा हो तो आप सच्चिदानंद सिन्हा को आंसर लेंगे।
पर्टिकुलर जब तक अस्थाई, स्थाई या प्रथम नहीं कह देता वहां पर आपको विकल्प के अनुसार आंसर लेना है। यहाँ पर 3 प्रश्न बन सकते हैं। एक है प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष आपके सच्चिदानंद सिन्हा ही है, क्योंकि यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है कि स्थाई है कि अस्थाई है। अस्थाई बोला जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा ही होगा, और स्थाई पर्टिकुलर पूछा जाए तो आपके राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष होंगे। पुनः एक दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान की तीसरी बैठक आयोजित होती है, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव दिया जाता है, उस सभा में प्रस्तुत किया जाता है, उसे पारित किया जाता है 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को उसे पारित किया जाता है, जबकि उन्हें प्रस्तुत कब कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं। दोनों अलग अलग हैं, प्रस्तुत और पारित। प्रस्तुत है आपका कि आप उनके सामने रखेंगे, जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, जो सदस्य हैं, अगर वे समर्थन दे देते हैं तब वह आपका पारित हो जाता है। इसके बारे में हम अच्छे से जब भारतीय संसद के बारे में पढ़ेंगे तब अध्ययन करेंगे, जहां पर राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में आप सभी को अच्छे से बताया जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा, इसमें भी हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगला है 22 जुलाई 1947। तो 22 जुलाई 1947 को क्या घटित हुआ है, तो राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया है, जो हमारा अभी तिरंगा है, उसे कब अपनाया गया है, तो 22 जुलाई 1947 को, जबकि 22 जनवरी 1947 को आपका उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया है। अगला तिथि है 26 नवंबर 1949, महत्वपूर्ण तारीख 26 नवंबर 1949। संविधान इस दिन पूर्णतः बनकर तैयार होता है। कब? 26 नवंबर 1949 को। जो संविधान के लिए प्रथम बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, वह तैयार होता है आपका 26 नवंबर 1949 को। इस तरह से संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगता है, और अंततः आपका संविधान निर्मित हो जाता है। निर्मित हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से संविधान लागू नहीं होता है, केवल तैयार रहता है। और 26 नवंबर 1949 को केवल कुछ ही अनुच्छेद या कुछ ही भाग को लागू किया जाता है। बाकी जितने भी अनुच्छेद और भाग हैं आपके 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। तो ये हुआ आपका 26 नवंबर के बारे में। अगला तिथि है 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित होती है। कब होती है? 24 जनवरी 1950 को, जिसमें अंतिम रूप से संविधान 284 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करते हैं, और भारत में पूरी तरह से सभी अनुच्छेद और भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। देखिए 24 जनवरी 1950 में और क्या घटना घटित होती है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है, जिसमें हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके द्वारा समर्थन दिया जाता है। और राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को अपनाया जाता है, जो आप 52 सेकंड में उसे गाते हैं। इसे कब अपनाया गया है कि यह हमारे भारत का राष्ट्रगान होगा, तो 24 जनवरी 1950 को। वहीं जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसे भी जब राष्ट्रगान को अपनाया गया जन गण मन को, उसी समय आपके वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। ठीक है, तो यह हुआ आपका 24 जनवरी 1950 के जो प्रमुख घटना है उसके बारे में। अगला है 26 जनवरी 1950। तो इस दिन आपका भारत का संविधान
पूरी तरह से लागू हो गया। सभी भाग एवं अनुच्छेद केवल 26 नवंबर 1949 को कुछ ही भाग लागू हुए थे। लागू आपको हो चुका था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूरी तरह से लागू हुआ है आपका 26 जनवरी 1950 को। दोनों अलग है, एक नवंबर है, एक जनवरी है। अन्य क्या घटनाक्रम होती है? तो भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ को यहां से अपनाया जाता है कि जो अशोक स्तंभ है वह हमारा राष्ट्रीय प्रतीक होगा। 26 जनवरी 1950 से लेकर जब तक का चुनाव नहीं हो जाता है, प्रथम आम चुनाव नहीं हो जाता है 1952 तक के लिए, उस समय अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, जिसमें अलग अलग विभाग का दायित्व अलग अलग व्यक्तियों को मिलता है, जिसके बारे में हम अभी कुछ देर में देखेंगे। एक तरफ देखेंगे अंतरिम सरकार के बारे में, उसके बाद प्रथम मंत्रिमंडल में देखेंगे जब चुनाव के बाद क्या उनमें परिवर्तन आती है उसके बारे में। ठीक है, अगला है आपका एक तिथि और है 22 मार्च 1957 को। तो 22 मार्च 1957 को होता है राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया जाता है कि हमारा भारत का आखिर राष्ट्रीय पंचांग क्या होगा। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है कि यह भारत का राष्ट्रीय पंचांग होगा। तो सभी कमेंट करके बताइएगा, उम्मीद करता हूं आप सभी को पता होगा। अगला हेडिंग दीजिए, संविधान सभा में जो मंत्रिमंडल गठित हुए थे उनमें समिति के अध्यक्ष कौन थे, इनके बारे में देखेंगे। उसके बाद अंतरिम सरकार और प्रथम मंत्रिमंडल में कौन कौन से व्यक्ति को कौन सा विभाग का दायित्व मिला था उसके बारे में देखेंगे। चलिए फिर देखते हैं संविधान निर्मात्री सभा में कौन कौन सी समितियां गठित हुई थी एवं उनके अध्यक्ष कौन थे। उसके बाद देखेंगे कि अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत के किसे कौन से विभाग का दायित्व मिला था, इनके मंत्रिमंडल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, थोड़ा चमक रहा होगा आप सभी को। टॉपिक लिखा गया है संविधान निर्मात्री सभा की समितियां एवं अध्यक्ष। तो एक साइड लिखिए आप समिति का नाम और दूसरे साइड लिखिए अध्यक्ष का नाम। दो भाग में विभाजित कर लीजिए, एक भाग में लिखिए समिति का नाम और दूसरे भाग में लिखिए अध्यक्ष का नाम। तो देखिए, नियम समिति व संचालन समिति का दायित्व इनके अध्यक्ष मिले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। किसका? तो नियम समिति व संचालन जो समिति गठित हुई थी उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। अगला है संघ संविधान समिति। जो संघ संविधान समिति गठित हुई थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखेंगे, यहां हमेशा डाउट होता है, ऑप्शन में भीमराव अंबेडकर भी दिया रहता है, तो हम उसे मानते हैं जिस तरह से भारतीय संविधान की पिता कहा जाता है, तो हम वहां पर थोड़ा डाउट में आ जाते हैं कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर ही थे सर। तो याद रखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला है प्रांतीय संविधान व मूल अधिकार समिति। प्रांतीय संविधान एवं मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका आप सभी 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में उनको याद किए हैं। लौह पुरुष कहा जाता है, ये सभी आप जानते हैं। हम जब देखेंगे कि राज्यों का निर्माण हो रहा था, एक संघ की बात की जा रही थी, भारत एक राज्य की बात की जा रही थी, तो किस तरह से अपना अमूल्य योगदान दिए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। परसों की कक्षा में देखेंगे, कल की कक्षा में एक क्लास जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको कंप्लीट कर देंगे। एक संवैधानिक स्रोत है, संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में कल एक और क्लास ले लेंगे। उसके बाद भाग 1 की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
झंडा समिति, जो झंडा समिति गठित हुई थी उसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। अभी जिसकी बात किया संविधान की प्रारूप समिति, प्राक्कलन समिति, जिसे खाका समिति भी कहा जाता है, इनके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। इसको याद रखेंगे, संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, बेनगल सिंह राव। ठीक है, तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव, बेनगल नरसिंह राव। ठीक, यह हुआ आपका संविधान निर्मात्री सभा की समिति एवं उसके अध्यक्ष के बारे में। चलिए अगला टॉपिक दीजिए। ये यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलता है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। भारत की अंतरिम सरकार, भारत की अंतरिम सरकार, आइए देखते हैं कौन से व्यक्ति को कौन सा विभाग दिया गया था। एक साइड लिखिए पद नाम, कौन कौन से विभाग थे, प्रमुख विभागों के बारे में देखेंगे। दूसरे कॉलम में दीजिए अंतरिम सरकार के पदाधिकारी 1946 के दौर में, अंतरिम सरकार के पदाधिकारी। तीसरे कॉलम में दीजिए स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, 1947 की बात है जब स्वतंत्र हो गया था हमारा भारत देश। हो गया, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, इस विभाग का दायित्व मिला था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। चाहे आप अंतरिम सरकार में देखें या प्रथम मंत्रिमंडल में, दोनों जगह प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का दायित्व मिला था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। दूसरा है उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, तो गृह मंत्री का दायित्व मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, अंतरिम सरकार में भी और स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में भी। ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए जिन्हें गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों पदों का दायित्व दिया गया था। तीसरा देखिए रक्षा मंत्री, तो रक्षा मंत्री का दायित्व मिला था सरदार बलदेव सिंह को, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री का दायित्व मिला था। स्वास्थ्य मंत्री, यहां थोड़ा सा परिवर्तन है, जब अंतरिम सरकार में गजनफर अली खां को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, वहीं स्वतंत्र मंडल में राजकुमारी अमृता कौर को, ये पूछा गया प्रश्न है कि स्वतंत्र मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य विभाग का दायित्व किन्हें प्राप्त हुआ था, तो राजकुमारी अमृता कौर को। अगला लिखिए उद्योग मंत्री, तो उद्योग मंत्री में लिखिए जॉन मथाई, यह आपके अंतरिम सरकार के समय इन्हें उद्योग मंत्री बनाया गया था। जबकि स्वतंत्र भारत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आज आपको कई स्थानों का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर देखने को मिल सकता है। अगला देखिए रेल मंत्री, तो रेल मंत्री अंतरिम सरकार में है अशरफ अली, जबकि जो जॉन मथाई को उद्योग मंत्री बनाया गया था उसे स्वतंत्र भारत में रेल मंत्री बनाया गया। अगला है शिक्षा मंत्री, अंतरिम सरकार में थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? भारतीय इतिहास में अच्छे से पढ़ेंगे। जबकि स्वतंत्र भारत में शिक्षा विभाग दिया गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। आठवां है वित्त मंत्री, तो लियाकत अली, इन्हें अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री का दायित्व दिया गया था, जबकि आर के षणमुखम सेठी, इन्हें स्वतंत्र भारत का जब मंत्रिमंडल गठित हुआ था तो उन्हें वित्त मंत्री का दायित्व दिया गया था। अगला है श्रम मंत्री, तो श्रम मंत्री अंतरिम सरकार में भी और स्वतंत्र भारत में भी बाबू जगजीवन राव, इन्हें श्रम मंत्री के रूप में चुना गया था, बाबू जगजीवन राम। अंतिम एक और देख लीजिए विधि मंत्री के बारे में, तो विधि मंत्री का दायित्व मिला था जोगेंद्र नाथ मंडल को।
ये आपका अंतरिम सरकार में, जबकि स्वतंत्र भारत में मिला था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिन्हें संविधान के पिता के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हुए संविधान निर्मात्री सभा के बारे में, उनके अध्यक्ष के बारे में, अंतरिम और स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल और उनके पदाधिकारी के बारे में। कल की कक्षा में हम संवैधानिक स्रोत के बारे में देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण संविधान की विशेषताएं हैं उसके बारे में बात करेंगे, फिर भाग 1 की ओर आगे प्रवेश करेंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।